छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 17 मुद्रा और वित्तीय प्रणाली, जिसमें आपको प्रमुख वित्तीय संस्था के बारे में और बैंकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। तो देखिए कि प्रमुख वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो भारत में कार्यरत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले देखिए आप बैंक। तो बैंक क्या है? आधुनिक युग में वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत बैंकों का विशेष महत्व है। सामान्यतः बैंकों को लोगों का धन जमा करने और उसे जरूरतमंद को ऋण के रूप में देने का कार्य करने वाली संस्था के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में सभी आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः बैंकों के माध्यम से किया जाता है। बैंकों का कार्य मुद्रा के लेन देन के साथ साथ साख का निर्माण करना भी है। सरल शब्दों में कहा जाता है कि बैंक मुद्रा एवं साख का व्यवसाय करने वाली संस्थान है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया आदि अनेक बैंक कार्यरत है। सन 1991 के बाद निजी क्षेत्र में अनेक बैंक स्थापित किए गए। उदाहरण के लिए ICICI और HDFC बैंक और UTI बैंक और इंडस बैंक आदि निजी क्षेत्र के बैंक हैं। वर्तमान में निजी क्षेत्र के बैंकों का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। अब हम देखते हैं बीमा कंपनियां। तो बीमा कंपनियां क्या है? बीमा कंपनी जोखिम के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने की एक व्यवस्था है। मानव जीवन के साथ साथ वस्तुओं, सेवाओं और व्यापारिक क्रियाओं का भी बीमा होता है। बीमा कंपनियों द्वारा धन राशि का विभिन्न उत्पादन कार्यों में निवेश करती हैं, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। सन 1991 से बीमा का क्षेत्र भी निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। मतलब आजकल निजी कंपनियां भी बीमा का कार्य करती है। फिर हम देखते हैं साहूकार। साहूकार या महाजन एक व्यक्ति होता है जो अपने ग्राहकों को समय समय पर ऋण उपलब्ध कराता है। साहूकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृषक साहूकार या जमींदार और एक होता है व्यवसायिक साहूकार। कृषक साहूकार वे व्यक्ति कहलाते हैं जो मुख्य रूप से कृषि करते हैं, लेकिन धनवान होने के कारण धन उधार लेने का कार्य सहायक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। और व्यवसायिक साहूकार वे व्यक्ति कहलाते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय धन उधार देना ही होता है। साहूकारों के कार्य करने का तरीका बहुत सरल होता है। वे अल्पकालीन और मध्यकालीन और दीर्घकालीन तीनों प्रकार से ऋण देते हैं और यह उत्पादन और उपभोग दोनों कार्यों के लिए ऋण देते हैं। ऋण जमानत लेकर न व बिना जमानत किए भी दोनों प्रकार के ऋण होते हैं। साहूकारों का कृषि वित्त में महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल साहूकार कृषि वित्त की लगभग 25% आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। साहूकार लोकप्रिय होते हुए भी बदनाम है। उनका मुख्य दोष क्या है? तो मुख्य दोष, साहूकारों का मुख्य दोष है ऊंची ब्याज दर, अग्रिम ब्याज, हिसाब में गड़बड़ी और बेगार कराना आदि सम्मिलित है। अतः सरकार ने साहूकारों पर नियंत्रण लगाया, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर हम देखते हैं जमींदारी। तो देखिए यह जमींदारी जो प्रथा है, इसका प्रारंभ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में किया था। तो जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और कब किया था? 1793 में किया था। जमींदार बड़े भूस्वामी होते थे। उनका कार्य किसानों से लगान वसूल करना था और ये किसानों से लगान वसूल करके सरकार को देते हैं और जमींदार आवश्यकता पड़ने पर किसानों को अनेक आवश्यकता पूर्ति के लिए ऋण भी दिया करते हैं और इनके द्वारा किसानों को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। जो जमींदार जो ऋण देते हैं उसमें जो किसानों को ऋण देते हैं उसकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। इसके द्वारा प्रदत्त ऋणों की शर्तें भी कठोर होती है।
ये ऋण वसूली में निर्दयता का व्यवहार करते रहे थे और इससे किसानों का शोषण होता है। फलस्वरूप सभी राज्यों ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो अब जमींदारी प्रथा संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। अब हम देखते हैं स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह गरीब परिवार का एक स्वैच्छिक संगठन है। इन समूहों का गठन आपसी सहयोग द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। यह समूह अपने सदस्यों के बीच छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देता है। इन बचतों को बैंक में जमा किया जाता है और बैंक के लिए खाते में यह राशि जमा की जाती है और वह खाता समूह के नाम होता है। जो खाता बनाया जाता है स्व सहायता समूह का, वह समूह के नाम पर होता है और सामान्यतः एक समूह के सदस्य को अधिकतम 20 हो। तो जो समूह है जिसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो ये अधिकतम सदस्य 20 होते हैं। प्रायः समूह के सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी पहुंच बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं तक नहीं होती। अतः समूह सदस्यों को बचत की ऐसी विधि सिखाते हैं जो सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयुक्त है। समूह सदस्यों को कम ब्याज दर पर आसानी से छोटे ऋण उपलब्ध कराता है। इन समूहों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समूह की बैंकिंग संबंधी गतिविधियों का उद्देश्य समाज के उन गरीब और पिछड़े व्यक्तियों को बैंकों से जोड़ना जिन बैंकों से अभी तक नहीं जुड़े हैं। देश में स्व सहायता समूह महिलाओं का हो सकता है, पुरुषों का हो सकता है या फिर महिला और पुरुष दोनों का मिश्रित समूह भी हो सकता है। अब देखिए स्व सहायता समूह के उद्देश्य। सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना का विकास करना, सदस्यों में बेहतर भविष्य के लिए बचत करने की आदत विकसित करना, सदस्यों को ऋण प्रदान करके स्व रोजगार के अवसरों का सृजन कराना, सदस्यों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, घरेलू हिंसा जैसे विषयों के प्रति जागृति पैदा करना और सरकार, बैंक तथा अन्य सेवी संस्थाओं की सहायता से कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना। इस प्रकार से स्व सहायता समूह के उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं स्व सहायता समूह द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सुविधाओं के लिए विस्तार में बांग्लादेश को बहुत अधिक सफलता मिली। तो स्व सहायता समूह के विस्तार के लिए सबसे अधिक सफलता किस देश को मिली है, तो बांग्लादेश को मिली है। भारत में भी इसका विस्तार संपूर्ण देश में हुआ है। और देखते मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक मोबाइल बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम है लक्ष्मी वाहिनी के नाम से जाना जाता है। यह संस्था क्या है, गाड़ी की तरह चलती फिरती एक बैंक है। जो गाड़ी में बैंक होती है, चलती फिरती बैंक है, इसे लक्ष्मी वाहिनी बैंक कहा जाता है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से। पूंजी पर 1 करोड़ रुपए और यह गांव-गांव जाकर ग्रामवासियों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अब हम देखते हैं बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। स्व सहायता समूहों के माध्यम से बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों का एक ठोस तंत्र विकसित हुआ। इन बैंकों में 60 लाख कर्जदार हैं जो बांग्लादेश के 40,000 गाँवों में फैला हुआ है। यह कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 1970 में मोहम्मद यूसुफ द्वारा की गई। इन ग्रामीण बैंकों ने गरीबों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कार्य के लिए मोहम्मद यूसुफ को 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम देखते हैं चिट फंड। चिट फंड क्या है, तो चिट फंड योजना दक्षिण भारत के राज्यों में लंबा इतिहास है। तो ये सबसे ज़्यादा चिट फंड योजना कहाँ प्रारंभ हुई थी, दक्षिण भारत में, और इसका दक्षिण भारत के इतिहास में इसका लंबा योगदान है। दक्षिण भारत के गांवों में यह बहुत लोकप्रिय है। और कभी पूछता है चिट फंड योजना क्या है, तो यह चिट फंड योजना दक्षिण भारत के गांवों में अत्यधिक लोकप्रिय है। यहाँ यह संगठित और असंगठित दोनों रूपों में संचालित है। चिट फंड भारत में पाई जाने वाली एक प्रकार की बचत योजना है जिसमें निर्धारित संख्या में सदस्य बनाए जाते हैं। ये सदस्य पूर्व निर्धारित समय अंतराल के बाद एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर के तयशुदा धनराशि एक स्थान पर एकत्रित करते हैं।
फिर इस धनराशि के सदस्यों के बीच नीलामी की जाती है और इन नीलामी में जो सदस्य सबसे ऊंची बोली लगाते हैं उसे एकत्रित धनराशि सौंप दी जाती है। इस प्रकार चिट फंड योजना होती है। अब हम देखते हैं बैंकों के प्रकार। तो बैंकों के प्रकार में सबसे पहले देखिए वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। तो व्यापार के लिए जो ऋण प्रदान किए जाते हैं वो वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक हैं। यह बैंक जनता की जमाओं को स्वीकार करने और उन्हें ऋण देने के अलावा बैंकिंग संबंधी अन्य कार्य भी करते हैं। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब वाणिज्यिक बैंक कृषि विकास एवं लघु उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिए मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों के साथ साथ अनेक निजी क्षेत्र के भी बैंक कार्यरत हैं। तो सार्वजनिक बैंक भी हैं और निजी क्षेत्र के भी बैंक हैं। अब हम देखते हैं औद्योगिक बैंक। उद्योगों के लिए मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था को औद्योगिक बैंक कहा जाता है। जो उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करती है वो औद्योगिक बैंक कहलाते हैं। ये बैंक उद्योगों को अपने पास से ऋण देने के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने में भी सहयोग देती है। भारत में औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक साख और औद्योगिक वित्त निगम जैसी संस्थाओं की स्थापना उद्योगों की वित्त व्यवस्था करने के लिए की गई है। फिर आता है विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी मुद्राओं का लेन देन तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं को विदेशी विनिमय बैंक कहा जाता है। ये बैंक अपनी शाखाएं विदेशों में संस्थापित करती हैं और इससे विदेशी मुद्राओं के लेन देन का कार्य सरल हो जाता है। जैसा कि विदित है कि एक देश का निर्यातक अपनी वस्तु की कीमत अपने देश की ही मुद्रा में प्राप्त करना चाहता है, अतः एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या आती है। विदेशी विनिमय बैंक इसी समस्या का समाधान करता है। तो जो हर एक देश की अलग अलग मुद्राएं होती है, तो विदेशी विनिमय बैंक क्या करता है, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये विदेशी विनिमय बैंक है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कृषि बैंक। कृषि व्यवस्था व्यापार और उद्योग धंधों से भिन्न होते हैं, अतः इसकी ऋण संबंधी आवश्यकताएं व्यापार तथा उद्योग धंधों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं से भिन्न होती है। यही कारण है कि किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि बैंक की स्थापना की गई। तो कृषि बैंक की स्थापना किसानों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए की गई। फिर आता है कृषि सरकारी बैंक। कृषि सरकारी बैंक किसानों को अल्पकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है। भारत में सरकारी बैंकों की रचना त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे ग्राम स्तर पर प्राथमिक सरकारी शाखा समिति, इन समितियों के ऊपर केंद्रीय सरकारी बैंक और जो आवश्यकता पड़ने पर इन समितियों को ऋण देती है। इन केंद्रीय सरकारी बैंकों के ऊपर राज्य सरकारी बैंक होते हैं। राज्य सरकारी बैंक जिला सरकारी बैंक को ऋण प्रदान करती है। राज्य सरकारी बैंकों को अब ऋण संबंधी आवश्यकताएं होती है तो राष्ट्रीय कृषि और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक जैसे नाबार्ड भी कहा जाता है। तो कृषि के लिए जो ऋण प्रदान करती है वह बैंक कौन सी है, तो नाबार्ड बैंक है। फिर हम देखते हैं भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक क्या है, तो भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है और यह बैंक भूमि में सुधार करने, कुआं खोदने, नलकूप लाने, कृषि यंत्र खरीदने, ट्रैक्टर खरीदने आदि के लिए कम ब्याज दर पर 15 से 20 वर्षों की अवधि तक के लिए ऋण देते हैं। चूंकि इन बैंकों द्वारा भूमि की जमानत पर ऋण दिया जाता है और इनका लाभ बड़े किसानों द्वारा अधिक मात्रा में होता है। फिर आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई और इन बैंकों की स्थापना विशेषकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य की गई है। इन बैंकों द्वारा छोटे और सीमांत कृषक
कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान किए जाते हैं। देश में 30 जून 2005 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं 14,484 शाखाएं कार्यरत थी। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 जुलाई 1982 को की गई थी और यह संक्षेप में नाबार्ड भी कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संक्षेप में नाबार्ड भी कहा जाता है। यह ग्रामीण ऋण ढांचा में एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है और यह संस्था अनेक वित्तीय संस्थाओं जैसे राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सरकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनरावृत्ति की सुविधा प्रदान करती है और अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं को धन भी प्रदान कराता है। इस प्रकार से कृषि के लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। और अब हम देखते हैं रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक कि इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली की शीर्ष संस्था होती है और इस बैंक का जनता से कोई सीधा संबंध नहीं होता। देश की मुद्रा छापने का कार्य इसी बैंक में किया जाता है। तो देश की जो मुद्रा छापने का कार्य वो किस बैंक में होता है? रिजर्व बैंक में। यह बैंक सरकार की बैंकर है। सरकार से सभी प्रकार के खातों का हिसाब रखती है तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ऋण भी देती है। यह बैंकों का बैंक है। देश के सभी बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग इनके पास रखना पड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर यह बैंक अन्य बैंकों को ऋण भी देती है। इसके अलावा यह देश में मुद्रा एवं साख की मात्रा पर नियंत्रण करती है और अन्य सभी बैंकों को उसके आदेशों तथा नीतियों का पालन करना पड़ता है। भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के अंतर्गत इन बैंकों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं को निपटाने तथा सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की जाती है। इस दिशा में 1945 में 2 संस्थाएं विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। इस प्रकार से हमने बैंकों के बारे में और वित्तीय संस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसरों का अध्ययन आने वाले वीडियो में करेंगे। तो देखिए, आप लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाले जाए उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपका अध्ययन जारी रहे। धन्यवाद।